नमस्कार। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, हमारा प्रोग्राम देख भी रहे होंगे और खुशियाँ बांट भी रहे होंगे और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और मेरा ख्याल है कि आज के दौर में पुरसुकून ज़िंदगी अल्लाह ताला का सबसे बड़ा और कीमती तोहफा है जो उन्होंने हमें दिया है। और इस दुनिया में मौजूद अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसे हमेशा खुशी ही नसीब हो और मुसीबत और जो तकलीफ दुख उसके घर का दरवाज़ा तक ना खटखटाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी खुशी और गम के नशेबो फराज से इबारत है। और लिहाजा ऐसी सोच आपकी ज़िंदगी में सिर्फ बेचैनी और बेसकूनी का सबब ही बन सकती है। लेकिन अगर हर हाल में हम अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी में जो बेचैनी है या बेसकूनी है वो ख़त्म हो सकती है। और अगर इंसान खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और तकलीफ़ में मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे, तो इस पर सब्र करे, तो जनाब दोनों सूरतों में ही रज़ा इलाही का मुस्तहिक ठहरेगा और पुरसुकून ज़िंदगी उसका मुकद्दर ठहरेगी। तो जनाब हर हाल में अपनी रज़ा इलाही में शामिल करें, खुशी के वक्त शुक्र अदा करें अल्लाह का और तकलीफ़ में सब्र करें, तो मेरे ख्याल से हमारी ज़हनी, कल्बी और जिस्मानी जो सुकून है वो हमें ज़रूर मिलेगा। तो इसी पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं अपने प्रोग्राम का। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और जिस तरह बात हो रही थी मौसम के हवाले से, तो जनाब मौसम यकदम चेंज हो चुका है। और इस साल मार्च में ही जैसे मैं बोल रही थी कि जून वाली गर्मी पड़ रही है, तो जून में पता नहीं हमारा क्या हाल होने वाला है। लेकिन मौसम जब भी तब्दील होता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आता है। हर आने वाला मौसम अपने साथ कुछ ना कुछ जैसे फल हो गए या मौसमी सब्जियां होगी वो लेकर आता है, जो लज्जत के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी बहुत अफादियत रखते हैं। तो मौसम बहार की आमद के साथ ही फलों की एक बहार भी आ जाती है। और इस मौसम में ही खूबसूरत सी सुर्ख और सब्ज पत्तों वाला फल जिसे स्ट्रॉबेरी कहा जाता है, हर इलाके में, हर दुकान में और रेडियो पर हमें नजर आएगा। और ये फल खुद जायका तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ सेहत की जमानत भी समझा जाता है। और माह रमजान की आमद है कुछ ही दिनों में, तो अफ्तार में स्ट्रॉबेरी फल के तौर पर इस्तेमाल होने के साथ साथ आपको पता है आइसक्रीम में भी खाया जाता है, मिल्क शेक, सलाद और मशरूबात में भी इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ साथ अमरूद भी है, खरबूजा भी है, आजकल स्टॉल्स की जीनत बने हुए हैं जो मैदे और हाजमे के लिए इंतहाई मुफीद समझे जाते हैं। तो मौसम गर्मा के जो खूबसूरत और लज्जत भरे फल है, इनका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, कितनी मिकदार होनी चाहिए, क्या क्या अफादियत इसमें छुपी हुई है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोइना बेग हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मोइना, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू मुनीबा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मोइना, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सुर्ख लाल लाल सी स्ट्रॉबेरी के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मार्केटों में हमें नज़र आ रही है। और बाहर की जैसे कह लें कि वो सौगात भी होती है, तो अब तो बाहर रही नहीं है, गर्मी आ चुकी है। तो मुझे बताइए स्ट्रॉबेरीज में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई है जो हमें नहीं पता उसके बारे में। हाँ मुनीबा, बड़ा अच्छा टॉपिक है क्योंकि सीजनल फ्रूट है। और मैं हमेशा हर दफ़ा ही मुझे लगता है शो में कहती हूँ कि जो सीजनल फ्रूट होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। तो इसमें जैसे कि अब ऑरेंजेस का सीजन खत्म हो गया और स्ट्रॉबेरी क्योंकि विटामिन सी से भरी हुई है, बल्कि मैं सारे उसके गिनवाती हूँ कि क्या है। टॉप लिस्ट तो विटामिन सी है, ठीक है, जो बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन का जो ब्रेक डाउन गर्मियों में होता है या टॉक्सिन्स की वजह से खराब हो रही होती है उसको ठीक करता है। फिर सेकेंडली इसमें फोलेट का बहुत अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है, वो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए और बच्चों में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, तो उन दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर पोटाशियम इसमें ज़्यादा है जो हार्ट पेशेंट्स के लिए या हाई बीपी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है। और फिर इसमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो फाइबर आपको पता है कि डायबिटिक्स के लिए, ओवरवेट लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। फिर इसमें जो प्लांट कंपाउंड्स हैं, एंथोसायनिन उन्हें कहते हैं, वो भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, जो फ्री टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं उनको निकाल रहे होते हैं। तो इतने सारे फायदों के साथ साथ मजे की बात यह है कि लो कैलोरिक है। इतनी लो कैलोरिक है कि जो कीटो लोग यूज कर रहे होते हैं वो भी स्ट्रॉबेरी अलाउ कर रहे होते हैं, मतलब इसमें फ्रक्टोज इतना कम है, तो आप इजीली जो वेट लूज भी कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्नैक यूज कर सकते हैं। और कैलोरीज थोड़ी सी हैं और फायदे इतने ज्यादा हैं। सबसे मजे की बात यह है, तो ये सारे कंपोनेंट्स इसमें, जिस तरह आप एक नॉर्मल सर्विंग लेते हैं और ये इसमें हमें पोटाशियम मिल रहा है, मैंगनीज मिल रहा है, विटामिन सी है, फोलेट है, फाइबर है, तो ये फुल पैक्ड न्यूट्रिएंट्स से तमाम तरह मिनरल्स और विटामिन्स हमें इस एक स्ट्रॉबेरी में मिल रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए फिर कितनी मिकदार में हमें इसको खाना चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? सबसे क्वांटिटी तो ये है कि फ्रूट्स की जो है ना वो बहुत लिमिट नहीं करते हम, कि आप क्वांटिटी उसकी ले सकते हैं, जैसे 1 कप ऑफ स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं। मसला जहाँ आता है जहाँ लोग इसे
क्रीमी चीजों से हाँ, कंबाइन कर लेते आइसक्रीम्स, हैं। मिल्क शेक्स वगैरह पी लेते हैं। हाँ। मिल्क शेक्स तो एक हेल्दी है, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बड़ा अच्छा है। अच्छा, अगर आप ठीक है। कम शुगर के साथ इस्तेमाल करें तो वो उसके मिल्क और स्ट्रॉबेरी है तो वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके अलावा इसके हेल्दियर वेज हैं, जैसे आप योगर्ट के साथ इसकी स्मूदी बना सकते हैं। फिर इसमें जिस तरह कुछ लोग मिंट या जिंजर ऐड करके जो स्ट्रॉबेरी ड्रिंक बनाते हैं वो अफ्तार में बहुत अच्छा लगता है। तो हम हर वक्त ये बता रहे होते हैं कि बहुत शुगरी ड्रिंक्स ना लें और अफ्तारी एकदम फ़ायदा नहीं होगा। जो 14 घंटे की फास्टिंग है उसका फ़ायदा इस तरह लें कि हेल्दी ड्रिंक्स लें। तो उसके लिए आइडियल है कि आप इस तरह की चीज़ें लें, जैसे स्ट्रॉबेरी वाटर का जो जूस होता है और उसके साथ साथ आपने कोई उसमें फंक्शनल फूड ऐड कर दिया, मिंट ऐड कर दिया, जिंजर ऐड कर दिया, वो बड़ा अच्छा बन जाता है। और दूसरा मोइना, आजकल हम देख रहे हैं फिजी ड्रिंक्स के अंदर भी ना ये स्ट्रॉबेरी जूस डाल के लोग पी रहे हैं, तो ये इसका कोई नुकसान है? मतलब उसकी अफादियत क्या खत्म हो जाती है अगर हम फिर स्ट्रॉबेरीज की देखें तो? नहीं, लेकिन आप उसकी अफादियत के साथ अगर उतनी कैलोरी की इंटेक कर रहे हैं तो ये है कि वो चीज़ें तो आपको मिल ही रही हैं, जैसे विटामिन सी तो मिल रहा है, फोलेट तो मिल रहा है। हाँ। लेकिन फिर ये है कि साथ साथ आपको अनहेल्दी चीज़ें भी उतनी मिल रही हैं, उतने ही टॉक्सिन्स आप ले रहे हैं जितने एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं। तो बेहतर ये है कि हेल्दियर चीज़ों के साथ कंबाइन करें। और उसके भी इतने ऑप्शन हैं, जैसे ग्रीक योगर्ट में स्ट्रॉबेरी डाल लें तो हम अक्सर ये स्नैक लिखते होते हैं जो वेट लॉस कर रहे होते हैं उनको, तो क्योंकि वो खुद इतना टेस्ट अच्छा है उसका कि आप थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन हेल्दी चीज़ों के साथ करें तो बड़ा अच्छा बन जाता है। लेकिन फिर इसको मोइना होल फ्रूट में खाएं स्ट्रॉबेरी को, या फिर मिल्क शेक्स या फिर जूसेस की फॉर्म में इसको लें, किस तरह खाएं? आपका जैसे दिल करे। होल फ्रूट्स तो एक बेस्ट बात हो गई। तो वो हम ऐसे कहते हैं कि आप बेशक जिस तरह आपने स्नैकिंग की, कुछ लोगों को आदत होती है ना कुछ देखते हुए स्नैकिंग करनी है, मुसलसल स्नैकिंग करनी है, तो आइडियल चीज़ है कि आप एक बोल ऑफ स्ट्रॉबेरीज रख लें और थोड़ा थोड़ा खाते रहें। लेकिन अगर आप उसको, जिस तरह बच्चों को शेक्स पसंद होते हैं, स्मूदीज आइसक्रीम से रिप्लेस करके देते हैं, तो गुड टू गो है, आप ज़रूर यूज़ करें। उस तरह भी सैलड्स में ऐड कर लें, फ्रूट चाट में ऐड कर लें, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो अभी रमज़ान में हमें बड़ी हेल्पफुल होनी है। हाँ, exactly. हाँ, क्योंकि अभी पूरी गर्मियों वाले फ्रूट्स नहीं आए होंगे और ये कुछ जो सबसे इंटरेस्टिंग से फ्रूट्स आए होंगे, इनको इस तरह से यूज़ करें कि हेल्दी आ रहे हैं, तो इनके बड़े अच्छे फ़ायदे हैं। तो किस तरह से रमज़ान में अगर हम लोगों ने इसका जूस बना के पीना है तो किस तरह का जूस पी सकते हैं ताकि कैलोरीज कम से कम और हमारी सेहत भी अच्छी रहे? वही कि सबसे ज़्यादा तो ये कि कोई बहुत ज़्यादा शुगर का एडिशन ना करें। तो स्ट्रॉबेरी और शुगर के बगैर हम लोग रह भी नहीं सकते, बहुत से लोग हैं जो देख रहे हैं। हाँ, ये है कि इतनी सी शुगर इस्तेमाल करें कि उसका जो आप, कुछ लोगों को वो बहुत खट्टी लग रही होती है या सावन, तो वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा ये है कि कुछ तो थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा मिंट, थोड़ा सा जिंजर, इस तरह करके ना वो स्मूदी और यूं बनते हैं। फिर एक स्मूदी बाउल हम बनाते होते हैं कि योगर्ट और स्ट्रॉबेरी के साथ स्मूदी बाउल बना लिया और उस पर टॉपिंग आपने जिस तरह फाइबर की भी कर ली, चिया सीड्स की कर ली, वो जिस तरह बच्चों के लिए बड़ी हेल्दी ऑप्शन होती है इफ्तार में लेने के लिए। फिर सैलड्स में ऐड कर सकते हैं आप स्ट्रॉबेरी को। मतलब इसको आप यूज बड़े वेरियस वे में कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज के ऊपर क्रीम डाल के खाते हैं, स्ट्रॉबेरीज पे चॉकलेट डाल के खाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीजें खाना बच्चों के लिए कितना सेहतमंद हो सकता है, ये नुकसानदेह हो सकता है, और इवन के हमारे लिए जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती है और वो इस तरह की चीजें खा रहे होते हैं उनके लिए। बच्चों के लिए तो हम ये कहते हैं कि कैलोरीज को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव अगर है ना तो वो बर्न कर जाएंगे। तो अगर बच्चों को पसंद है कि वो जिस तरह चॉकलेट स्प्रेड के ऊपर स्ट्रॉबेरीज लगा के कुछ लोग देते हैं, तो ठीक है, आप कभी कभी यूज करें। लेकिन अगर आप पहले ही आपको लगता है कि आपकी डाइट डिस्टर्ब है और आप हेल्दियर चीजें अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, तो फिर उनको अनहेल्दी चीजों से कंबाइन ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और मतलब एज ए होल फ्रूट लें या उसको किसी हेल्दी चीज से कंबाइन कर लें, तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। ठीक है। और दूसरा मोइना, बहुत से लोग इसको फ्रीज करके, स्टोर करके भी बाद में आने वाले वक्त पे इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? इनकी कोई डिफिशिएंसी तो नहीं हो जाती? नहीं, मतलब अगर इनकी अफादियत देखी जाए तो? एक ये है कि इसका ना अच्छी प्रॉपर वॉशिंग बड़ी जरूरी है, वरना ये है कि वो मतलब गैस्ट्रो के मसले कर देती है, पेट खराब हो रहे हैं, क्योंकि ये मौसम आपने देखा है चेंज हो रहा है एकदम रैपिडली, और ये सारे मसले पहले से आए। एग्जैक्टली। तो उसको मैं ये कहती हूँ कि प्रॉपरली वॉश आप करें, चाहे आप वॉश करके फ्रीज कर दें। लेकिन किस तरह वॉश करें? खाली पानी के साथ वॉश करें, लेकिन बड़ा थॉरली वॉश करें। कुछ डिफरेंट तरीके बताते हैं कि जिस तरह आप विनेगर वाले वाटर से यूज, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि फ्रेश वाटर में करें
बेशक थोड़ी देर डिप करके अच्छे तरीके से वॉश कर लें। बहुत से लोग पानी के साथ धो के उसके बाद उनके ऊपर विनेगर भी डालते जाके जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, जितने भी केमिकल्स के साथ वो पकी हुई है वो खत्म हो जाए। तो ये ठीक है, डायरेक्ट विनेगर ना डालें, वो भी पानी में डाइल्यूट कर लें, जैसे थोड़ा सा विनेगर ज्यादा पानी में डाल लिया और उसमें वॉश कर ली तो। लेकिन मेरा फिर भी ये ओपिनियन है कि आप फ्रेश वाटर से करते हैं लेकिन थॉरली वॉश कर लेते हैं तो वो सही है, सबसे सही है। ठीक है जी, ये लाल लाल स्ट्रॉबेरीज आज आपको जाके मिलेंगी स्टोर पे, तो आप इसको अच्छे तरीके से खाइएगा, और लेकिन क्वांटिटी का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं जनाब हम मोइना अमरूद पे। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा बाजारों में हमें नज़र आ रहा है, तो अमरूद की अफादियत के हवाले से हमें बताइए, वो कितना अच्छा है हमारे मैदे के लिए या हाजमे के लिए? हाँ अच्छा, ये बड़ी कॉमनली लोगों को आइडिया होता है कि ये बड़ा अच्छा है मैदे के लिए, और ये है भी। एक तो ये कि होल गावा लें विद सीड्स, तो आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि बड़ा अच्छा फाइबर कंटेंट है इसमें। इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है और वो भी हमारी इम्यूनिटी के लिए उतना ही अच्छा है। और फिर इसको आप इन कॉम्बिनेशन लेते हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज के साथ लेमन, तो विटामिन सी का अच्छा खासा लोड बन जाता है। फिर ये कि इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं इसमें विटामिन सी होता है, वो आपको जिस तरह स्ट्रॉबेरी में तो मैंने कहा ना कि फोलेट है, वो वैसे ही बहुत अच्छा है प्रेग्नेंट लोगों के लिए, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए। लेकिन जिस तरह गावाज में इतना विटामिन सी होता है कि जो लोग आयरन डेफिशिएंट, आयरन की कमी होती है, तो आयरन वाली चीज़ों ले रहे हैं और साथ साथ विटामिन सी का इतना रिच सोर्स ले रहे हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। अच्छा, आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपका मैदा बहुत अच्छा रखता है गावा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। और कॉन्स्टिपेशन बड़ी चीज़ों की रीज़न होती है, वेट गेन करने की, अनईजी फीलिंग की। बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। और जैसे आप उसके बीज की भी बात कर रही थी, उसके भी फायदे हैं खाने में। हाँ, मैं ये कह रही थी कि पूरा फ्रूट ही लें विद सीड्स, निकाल देते हैं ना बहुत लोग सीड्स निकाल देते हैं, लेकिन अगर वो पूरा लें तो वो और भी अच्छा है। उन सीड्स के बड़े फायदे हैं, वो भी सारे हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत गट हेल्थ के लिए ठीक है। लेकिन हम लोग जैसे चटखोरे बहुत है, हम उसके ऊपर भी नींबू निचोड़ के और नमक मिर्च डाल के खा रहे होते हैं, तो इस तरह खाना सेहत के लिए ठीक है क्या? एक्स्ट्रा नमक मिर्चें हम उसके ऊपर डालते हैं, एक्स्ट्रा नमक मिर्चें, फिर वही चीज़ है कि आप इतनी एक हेल्दी चीज़ खा रहे हैं और एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, दोनों चीज़ें अनहेल्दी हैं, जंक में चली जाती हैं। तो आप उनको, वही है कि अगर आपको पसंद भी हैं ऐसे फ्लेवर्स तो आप थोड़ा ऐड कर लें। अच्छा, उसको आपस में, जिस तरह आप या हमने जिस भी फ्रूट्स की बात करें, इनको तो आपस में ही कंबाइन करें तो वो इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के टेस्ट को। अच्छा, कि मतलब जिस तरह आपने फ्रूट सैलेड बोल बना लिया, एप्पल हो गया, गावा हो गया, स्ट्रॉबेरी, तो वो आपस में ही बड़ा अच्छा बन जाता है फ्लेवर उसका। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल के बिला वजह आप बीपी की तरफ, हाई वेट की तरफ ना जाएं। ठीक है। लेकिन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए या हर कोई खा सकता है गावा? अच्छा, ये बिल्कुल ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं है, बल्कि इवन हम डायबिटिक्स को या इस तरह लिख रहे होते हैं ना कैलोरी काउंटेड वालों को, तो उसमें गावा जरूर लिखते हैं। इसमें भी कैलोरी काउंट कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका भी कम है, तो वो शुगर वाले पेशेंट आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा वेट वाले आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और इसमें ऐसी कोई भी कंपोनेंट नहीं है। इवन डायलिसिस वाले लोगों को लिख रहे होते हैं कि आप गावा आपको 1 पर डे अलाउ है। हाँ। और उसके बाद खरबूजे पे आ जाते हैं। मुझे तो लिटरली बहुत पसंद है, और उसमें कहते हैं कि वाटर कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, जैसे तरबूज की बात की जाती है, तो उसके हवाले से हमें बताइए। मेलन और वाटरमेलन दोनों ही बहुत फायदेमंद है, लेकिन जिन पे ज्यादा रिसर्च हुई हुई है ना वाटरमेलन पे है, क्योंकि उसमें कंपोनेंट होता है लाइकोपीन। ठीक है, और वो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। यानी वो कहते हैं कि आपका उसका अच्छा यूज आपको कैंसर से लॉन्ग टर्म में बचाता है, क्योर नहीं लेकिन बचा रही है एक चीज कि वो एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को, टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। तो और उसका वाटर कंटेंट इतना ज्यादा है कि जब हम ये कहते हैं कि आपने समर डिहाइड्रेशन से बचना है तो वाटरमेलन खाएं, कि आप उतना पानी भी पिए और आप वो चीजें भी खाएं जिनमें पानी ज्यादा है। कुकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, तो ये इसलिए बड़े अच्छे। और जाहिर है वो चीज़ें जो इन सब चीज़ों में रिच हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, जो इफेक्ट होनी है अब गर्मियों में सबकी। लेकिन जैसे आपने बात की है कि जो वाटर कंटेंट वाले होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए और पानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं जब इस तरह के क्यूकम्बर खा रहे हैं, वाटरमेलन खा रहे हैं, मेलन खा रहे हैं, तो पानी नहीं पीना चाहिए, आपको डायरिया भी हो सकता है। तो ये कितनी इसमें सच्चाई है? ऐसा होता भी है क्योंकि कई दफा अगर आप बहुत ज्यादा जिस तरह पानी भी पी लें और वाटरी चीजें पी लें तो ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ इस तरह बन जाता है कि लोगों को अनईजी फीलिंग आने लग जाती है।
तो खैर आप पानी तो आप सारा दिन थोड़ा थोड़ा पीते रहे ना, उसमें तो आपने कोई है ही नहीं मना कि आप पीते रहें, जितना अच्छा, पानी पिएंगे उसमें उतना कोई अच्छा छूट है। नहीं है। लेकिन जिस तरह स्नैक वगैरह में आप ऐसी चीजें ले लेते हैं जो वाटरी हैं, बजाय इसके कि आप फ्राइड चीजें ले लें जो आपको और प्यास लगा रही हैं, या ज्यादा सॉल्ट ज्यादा शुगर आपको और थर्स्टी फीलिंग कर देता है, कैफीन थर्स्टी फीलिंग बनाती है। तो उससे जब आप छोड़ के ऐसी चीजें चूज करते हैं जिनका वाटर कंटेंट ही अच्छा है, तो वो जाहिर है आपके लिए फायदेमंद है। हाँ, ठीक है। तो इनका भी कोई पोर्शन साइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या धड़ाधड़ जितना भी खा सकते हैं हम खा लें? हाँ, उतना नहीं होता जितना बाकी चीजों में हाँ। होता है, क्योंकि फ्रूट में फाइबर इतना अच्छा होता है कि हम अच्छा। लिमिट नहीं करते। लेकिन सर्विंग साइज फिर भी जिस तरह 1 कप आप किसी भी चीज का एक टाइम सर्विंग में ले सकते हैं। फिर अगेन आपने इस वाटरमेलन, इन सब चीजों की ना बच्चों के लिए स्मूदीज, जिस तरह स्मूदीज बना लेते हैं, उनको आइसक्रीम से रिप्लेस कर देते हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा शुगर जाने की बजाय अच्छा। इस तरह जाए कि कोई सॉर्बे बना लेते हैं, उसका वाटरमेलन का सॉर्बे बनता है कि आप अच्छा। सारे ड्रिंक्स छोड़ दें और उसके साथ वो लेमन और उस सब को फ्रोजन फॉर्म में ले लें, तो बच्चे बड़े शौक से खा रहे होते हैं। इस तरह से उनमें वो न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ों से भी वो बच जाते हैं, उनको रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये एक फ्रूट का बाउल बना के हम खा सकते हैं, मतलब हमारा जो स्नैक टाइम होता है, जो हम बेजा बाकी चीजों पे, जंक फूड पे उसको कर रहे होते हैं, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग अपने फ्रूट बाउल के साथ, जो हमारी सेहत भी अच्छी रखेगा और हम अच्छी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, और इवन कि हमारी स्किन और हमारे बाल भी बड़े अच्छे होंगे इससे। तो मोइना बेग हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है। मोइना, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। और जिस तरह हम मौसमी फलों के हवाले से बात कर रहे थे कि जनाब कितने अच्छे हैं वो हमारी सेहत के लिए, तो जो भी मौसमी फल आता है उसको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि वो अपने अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट्स उसके अंदर छुपे हुए होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो इसी नोट पे हम भी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए सेहत और फिटनेस के हवाले से, तो हमारी ज़िंदगी और भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का जो दारोमदार है ना, वो हमारे पानी पर होता है। और इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। पानी इंसानी जिस्म के लिए बका का दर्जा रखता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे शहर लाहौर में साफ पानी का मिलना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। नामुनासिब इंतजामात और इंतजामिया की गफलत के बाइस सीवरेज का पानी ज़ेरे ज़मीन पानी को कंटेमिनेटेड कर रहा है। और अगर ओवरऑल बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में साफ पानी की फराहमी शहरी इलाकों में सिर्फ 15% है, और अगर दही इलाकों के हवाले से देखा जाए तो सिर्फ 18% पीने के साफ पानी वहाँ पर मैसर है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए। और कंटेमिनेटेड पानी का इस्तेमाल खतरनाक बीमारियों की भी वजह बनता जा रहा है। और शहर लाहौर की ही अगर बात कर ली जाए तो यहाँ वाटरबोर्न डिजीजेस, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डायरिया, गैस्ट्रो समेत पेट और गले की बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो तशवीशनाक हद तक आम होती जा रही हैं। तो आलूदा पानी का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, इससे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर एहसन मसूद हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर एहसन, जैसे मैं भी बताई थी कि पाकिस्तान में मुतअद्दिद संगीन बीमारियां हैं जिनकी वजह आलूदा पानी बनता है, और जिसकी वजह से हम लोग मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। तो मुझे बताइए, आलूदा पानी से हम मजीद किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? चलिए, आज का जो टॉपिक है ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये निगलेक्टेड भी है पार्ट हमारी सोसाइटी का, कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो हमारे साथ हमारे मुआशरे में हमारी आबादी के अंदर मौजूद हैं, उनकी तरफ नज़र तो है, लेकिन पानी एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसकी तरफ हमारी नज़र नहीं जाती। और बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी पानी के कंटेमिनेशन के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। हाँ जी। तो बीमारियां तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं पानी से रिलेटेड, लेकिन हम लोग आज मैं उन चंद बीमारियों का जिक्र करूंगा कि जो बहुत आम होती जा रही हैं हमारे माशरे के अंदर। लाइक जैसे हेपेटाइटिस है, ए और ई, ये पानी की वजह से, कंटेमिनेटेड पानी की वजह से फैलता है। टाइफाइड की बहुत अलार्मिंग सिचुएशन चल रही है। एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं आपको मतलब डिस्कस करना इस सेंस में चाहूँगा कि टाइफाइड जो है
बहुत कॉमन होती जा रही है बीमारी। अच्छा। जी, हर तीसरा चौथा पेशेंट जो सा पेट के साथ बीमारी के साथ आ रहा है, बुखार के साथ आ रहा है, जिसको लूज मोशन हैं, क्रैम्प्स आते हैं, फीवर है, उसमें मतलब एक डायग्नोसिस हमारा टाइफाइड की तरफ भी जा रहा है। और WHO का जो सा स्टैंडर्ड्स हैं, CDC की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक टाइफाइड जो है पाकिस्तान के अंदर उसने स्टेटस उसको अलार्मिंग सिचुएशन इसको डिक्लेयर किया है। जिसकी वजह से मैं तो ये कहना बहुत अच्छा समझूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा और अहसन कदम है कि इन्होंने पिछले दिनों पिछले कुछ अरसे से टाइफाइड की वैक्सीनेशन रूटीन स्टार्ट कर दी है, जो कि बहुत एक अच्छा स्टेप है। उससे फ़र्क पड़ा है इस चीज़ में या इसके केसेस में टाइफाइड के हवाले से? केसेस का इनफैक्ट ये सर लॉन्ग प्रोसेस होता है, एकदम आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। अच्छा, ठीक लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो उसके रिजल्ट्स साल बाद 2 साल बाद इस तरह लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं उसके बाद। लेकिन एक है कि अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाना ही एक बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। अच्छा। जिसकी तरफ आवाम को इसमें साथ देना चाहिए और टाइफाइड की वैक्सीन जो है वो लाजमी लगवानी चाहिए। तो दूसरा टाइफाइड की अभी हमने अगर बात स्टार्ट की तो मुझे बताएं उसकी साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हम टाइफाइड का शिकार हैं? हाँ जी, उसमें ये है कि तेज़ बुखार का होना होता है, जिसमें बुखार की भी एक ख़ास पैटर्न होता है कि मॉर्निंग में कम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शाम की तरफ जाते हुए बढ़ जाता है। पेट के अंदर दर्द है, उसके अंदर लूज मोशन हो सकता है, जो पेट की जो आदतें हैं जिसमें अल्टरनेट उसमें चेंज हो जाती है, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह सर्दी का लगना है, जिस्म के अंदर दर्द है, ये सारे सिम्टम्स इसके टाइफाइड से रिलेटेड हैं। और ये कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से ही होता है? हाँ जी, ये कंटेमिनेटेड वाटर की तरफ से वजह से होता है, क्योंकि इसका फीकल ओरल रूट है बेसिकली। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई इन्फेक्टेड बंदा मरीज़ जो सा है वो उसके फुजला जो इन्फेक्टेड हो वो पानी के अंदर शामिल हो जाए, या किसी की जैसे आपने जिक्र किया है कि पाइपलाइंस की आपस में मिक्सिंग हो जाती है साफ़ और उन गंदे पानी की, तो उसमें जब पानी इन्फेक्टेड हो जाएगा तो वो कोई सेहतमंद बंदा उसको इस्तेमाल करता है, या उसके हाथ साफ़ ना हो, उसके साथ इन्फेक्टेड हो जाए, इवन जो फूड है जो खाना खाते हैं उसके साथ उसका कोई कांटेक्ट आ जाए उस पानी का, तो उसकी वजह से फिर ये बीमारी सेहतमंद बंदे की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, उससे इन्फेक्ट हो जाता है वो बंदा, और टाइफाइड से हो जाता है, बीमार हो जाता है। और इसके अलावा मुझे बताइए, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में मज़ीद भी बहुत सारे पेट के प्रॉब्लम्स हैं, डायरिया है, गैस्ट्रो के जो केसेस हैं वो भी आम होते जा रहे हैं टाइफाइड के साथ साथ। इसके केसेस में कितने ख़तरनाक हम देखें तो केसेस सामने आ रहे हैं? दूसरा ये कि किन उम्र के लोगों को ज़्यादातर ये केसेस में मुब्तला हो रहे हैं? हाँ जी, डायरिया जो सा है बेसिकली गैस्ट्रो कहेंगे एक वाइड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां, जिसमें वायरस से भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से भी इन्फेक्शन है, तो बेसिकली ये भी ही और फीको ओरल रूट से और पानी के आलूदा पानी के इस्तेमाल के साथ होती हैं बीमारियां। इसमें हर उम्र का बंदा इन्फेक्ट हो सकता है, बच्चे भी इन्फेक्ट होते हैं। इनफैक्ट जो अब नॉर्मल पिछले कुछ माह से पिछले कुछ सालों से रूटीन देखी जा रही है कि नॉर्मली ये जो गैस्ट्रो की बीमारी है नॉर्मली लाई करती है गर्मियों के मौसम में या बरसात के मौसम के अंदर, जिसके अंदर लेकिन पिछले कुछ अर्सा के दौरान ये सर्दियों के अंदर भी इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसमें हर उम्र का बंदा इन्वॉल्व है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, नौज़ायदा भी हैं, दूसरे बड़े उम्र के भी बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, इसमें हर उम्र का बंदा इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो ये भी बेसिकली पानी के इन्फेक्शन की वजह से ही आता है, और इसमें बहुत सारी अमल दखल इस चीज़ का है कि ये हाथ का साफ ना करना या पर्सनल हाइजीन है उसका बहुत ज़्यादा इसके अंदर ताल्लुक है। अगर पर्सनल हाइजीन सिर्फ हाथ ही धो ली जाए तो इसमें गैस्ट्रो के केसेस में बहुत हद तक कमी देखी जा सकती है। ये एक प्रैक्टिकल बात है। अगर ये हो जाए तो मुझे बताइए कितनी खतरनाक बीमारियां हैं गैस्ट्रो, और अगर डायरिया की बात की जाए तो? हाँ जी, गैस्ट्रो और डायरिया ये उम्र के मुताबिक है कि
इसमें बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं और बच्चे चूँकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं और डेलिकेट भी होते हैं और उनकी इनटेक भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो उनके अंदर पानी की अगर कमी हो जाए, गैस्ट्रो से पानी की कमी हो जाती है, तो वॉमिटिंग की सूरत में, लूज मोशन की सूरत में, तो बच्चे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी इन्फेक्ट होते हैं, बच्चे और बूढ़े, उन दोनों सेंस में। और इसके साथ साथ अगर कोई साथ साथ कोई डायबिटीज़ या ज़्याबतीज़ का मर्ज़ भी किसी मरीज़ को हो या ब्लड प्रेशर का, दिल के मर्ज़ का मसला हो, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं उसमें। तो उसके अंदर इन्फेक्टिविटी भी बढ़ जाती है, उसके अंदर मॉर्बिडी जो बीमारी की शरह है वो भी बढ़ जाती है और मौत के जो शरह है वो भी बढ़ जाती है उसमें। तो फिर कैसे क्या एहतियात करनी चाहिए? अब जैसे बहुत से लोग हैं वो बाहर के ब्रांडेड वाटर की बॉटल्स नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत से लोगों ने घर का पानी पीना है जो नलके से आ रहा है, तो किस तरह की एहतियात करनी चाहिए उस पानी को सेफ बनाने के लिए? इसमें देखें कि 3 तरह के तरीके जो नॉर्मली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि पानी जो है बॉटल वाटर जो है हर कोई कि उसकी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी रसाई उस तक नहीं है। ऐसे ही है। तो जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो रेकमेंड करते हैं 3 तरह की वाटर ट्रीटमेंट को। एक तरीका तो है जिसके अंदर आप सिंपल पानी को उबालने के ज़रिए उसको साफ़ किया जा सकता है। और उसके उबालने का तरीका इस तरह है कि पानी जब उबलना शुरू होता है, जब उसके अंदर उबाल आना शुरू हो जाता है और वो रोटेट करना शुरू कर देता है, वो गर्दिश करना शुरू कर देता है बर्तन के अंदर, तो उस वक्त उसको 1 मिनट के लिए उसको उबाला जाए। तो उससे बड़ी हद तक 90% तक उसकी जो जरासीम है उसके अंदर, वायरस और बैक्टीरिया है, वो उससे पाक हो जाता है। दूसरा तरीका है केमिकल ट्रीटमेंट, जो नॉर्मली आम बाज़ार के अंदर मौजूद भी है। इवन घर के अंदर आप देखें तो ब्लीच कॉमन प्रेजेंट होता है। उसकी एक ख़ास परसेंटेज हमें चाहिए होती है उसको वाटर ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, उसमें 5 to 9% उसकी एक उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उसकी वो ताकत जो महलूल की जो है वो होनी चाहिए। तो उसके 8 ड्रॉप्स अगर आप 3.5-4 लीटर के अंदर, 1 गैलन वाटर के अंदर आप डालें तो और आधे घंटे के लिए उसको रख दें, तो वो भी एक अच्छा तरीका है उसको केमिकल ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के लिए। ये भी मेरा ख्याल है कि आम लोगों की रसाई तक मुमकिन है, क्योंकि हर घर के अंदर ब्लीच भी यूज़ होता है, क्लोरीन की टैबलेट्स भी यूज़ होती हैं। ब्लीच के अंदर बेसिकली क्लोरीन की टैबलेट, क्लोरीन की कंटेंट। लेकिन आजकल डॉक्टर साहब अल्कलाइन वाटर भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उसके हवाले से हमें बताइएगा। बॉटल वाटर बॉटल वाटर जो है वो भी अच्छा है, लेकिन ये आप किसी भी ब्रांड को डिस्कस करने से बेहतर है कि हम लोग उसके जो कंटेंट्स हैं और उसका जो तरीका है उसको ट्रीटमेंट का, उसके ऊपर फोकस करें, वो देखें कि वो किस तरह है। ठीक है जी। डॉक्टर एहसन मसूद हमारे साथ मौजूद थे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर एहसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। वाटर बोर्न डिजीज़ के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि आलूदा पानी की वजह से हम किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और वो कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो आप लोग भी ख्याल रखें और जो तरीके डॉक्टर साहब ने हमें बताया, अगर वो आप लोगों की रसाई में आते हैं तो ज़रूर अपने घर में जो पानी आपका आता है उसको सेफ बनाएं। तो जनाब यहीं पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए मुल्की सियासी सूरत हाल की, जिसमें एक बौछार मचा हुआ है और अपोजिशन और हुकूमत की लफ्जी गोलाबारी अब एक नई सिमत इख्तियार कर चुकी है। और विफाक में वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद कल आपको पता है पंजाब में भी अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, जिसके चंद घंटों बाद ही वज़ीर आला पंजाब ने अपना इस्तीफा दे दिया और जिससे सियासी मैदान में हर तरफ हलचल मच गई थी और हर तरफ कयास आराइयां चल रही थी कि क्या पीटीआई की जानिब से नामजद करदा जो स्पीकर पंजाब असम्बली है चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। और वसीम अकरम प्लस तो माइनस हो चुके हैं। क्या बुज़दार सरकार की कुर्बानी विफाक को बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, क्योंकि पीटीआई के मुनहर्रिफ अरकान असम्बली की तादाद बढ़ती ही जा रही है। देखते ही देखते छीना ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, राजा रियाज ग्रुप और तरीन ग्रुप
कई किस्म की आवाजें इस वक्त पीटीआई के अंदर से ही हमें सुनाई दे रही हैं। तो पंजाब के बाद सबकी नजरें इस वक्त विफाक पर जमी हुई है और तो मुल्की सियासी मैदान में अदम एतमाद की सियासत में हुकूमत कामयाबी हासिल करती है या फिर ऑपोजिशन सबकत ले जाएगी। सबकी नजरें इस सवाल के जवाब की मुतलाशी नजर आ रही हैं कि बुज़दार सरकार और खान सरकार के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसके क्या मुहर्रिकात हैं और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तारीख क्या बताती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तजियाकार है सलमान आबिद साहब हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है अखलाक अहमद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। अखलाक साहब आपको भी खुशामदीद कहती हूँ और सलमान साहब आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। सलमान साहब सबसे पहले आप ही से बात कर लेती हूँ, आपने हमें अपना तजिया बताना है। कल जो हुआ है मुझे बताइए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने तो वसीम अकरम प्लस को तो आउट कर दिया है, मुझे बताइए कि उन्हें अपनी वजारत उस्मा बचाने के लिए उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देना पड़नी थी और ये हुआ है जिसकी वजह से। देखिए, जब आप पावर पॉलिटिक्स होती है ना, हाँ जी, उसके डायनामिक्स ही बड़े मुख्तलिफ होते हैं। वो किसी असूल की बुनियाद पे, किसी नजरियाती बुनियाद पे, किसी फिक्री बुनियाद पे नहीं खड़ी होती। वो पावर पॉलिटिक्स का बुनियाद जो इक़्तिदार होता है। इस वक्त दो मुश्किल आ गई थी इमरान खान के ऊपर। अच्छा। एक मुश्किल तो ये आ गई थी कि वफाक में उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई थी, बिल्कुल, और चारों इत्तेहादी जमातों की नाराजगी के बाद उनकी अददी तादाद कमजोर नजर आ रही थी। हाँ, और दूसरा बड़ा बुरहान कल सुबह पैदा हुआ जब पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। हाँ। तो यानी एक ही उस झटके में दो सियासी डकैतियां, यानी मरकज की हुकूमत भी खतरे में, हाँ। और पंजाब की हुकूमत भी हाँ। खतरे में। अब इसके बाद जो ट्रम्प कार्ड था वो यही था कि उस्मान बुज़दार को कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। अच्छा। और उसके नतीजे में पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसमें परवेज लाई को लाया जाए। दो वजूहात की वजह। ठीक है। एक वजह तो ये थी कि जो पंजाब में तब्दीली की बात की जा रही है उसको डिफ्यूज किया जाए, और वो परवेज लाही साहब इसको करने की सलाहियत रखते हैं। ओके। और दूसरी बात ये थी कि मरकज में सिर्फ मुस्लिम लीग काफ हमें सपोर्ट नहीं करेगी, हाँ। बल्कि PMLN के अंदर से भी एक अपोजिशन का ग्रुप जो है, अच्छा, वो बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग काफ के कहने पे तहरीक अदम एतमाद के अंदर शायद ना जा सके। एक बात। और फिर दूसरा MQM को राजी करना, बाप के अंदर से कुछ लोगों को राजी करना, जो इत्तेहादी जमातें नाराज हैं उनको भी राजी करने की जिम्मेदारी चौधरी बरादरान ने ली थी। ठीक है। अब इसी वजह से कल चौधरी बरादरान ने कहा है ना कि वफाक की हुकूमत को बचाना वो हमारा टास्क है, अब हम एक हैं। अच्छा। तो दो एक ही उसमें दो कार्ड उन्होंने खेले हैं, और वक्ती तौर पे आपको अगर हम असूल के ऊपर तो देखेंगे तो लोग बड़े हैरान होंगे कि 7 सीट वाला जो है ना एक पार्टी जो है वो कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकती है। लेकिन इसकी माजी में भी मिसाल रही है, जब मंजूर भट्टू साहब 18 वोटों से चीफ मिनिस्टर बन गए थे तो बेनज़ीर के पास भी कुछ नहीं था उनको सवाई चीफ मिनिस्टर बनाने के अलावा। तो पावर पॉलिटिक्स तो ये डायनामिक्स है। एक इसमें एक और चीज़ जो उन्होंने की है कि परवेज लाही के आने से एक बड़ा धचका जो है ना वो PMLN को लगेगा। अच्छा। क्योंकि PMLN जो है, जो पंजाब में एक बड़ी ताकत है इस वक्त, अगर चौधरी परवेज लाही वज़ीर आला रहते हैं और उनको साल मिल जाता है तो वो मुस्लिम लीग नून की ताकत को कम करने में अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब वो कमजोर कर सकते हैं उन्हें। और यही वजह थी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो चौधरी परवेज लाही को वज़ीर आला बनाने के लिए कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। उनका ख्याल था कि उनको वज़ीर आला बनाने का मतलब यह है कि PMLN को कमजोर किया जाए, हाँ। और PMLQ जो है, जो बड़ी कमजोर सी है, लागत सी है, उसके अंदर एक ताकत दी जाए। हाँ, तो इस लिहाज से अगर आप देखें, फिर ये इलेक्शन ईयर भी है सारा का सारा। हाँ। तो अब जब चौधरी परवेज लाही पंजाब में परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उससे फायदा PTI को भी होगा। ठीक है। और जो लोग ये कह रहे थे कि जी इनको तब्दील कर दिया जाए उस्मान बुज़दार को, जिसमें अलीम खान ग्रुप है, तरीन ग्रुप है, उनको भी कहीं ना कहीं मैनेज किया जा सकता है कि देखिए हमने बुज़दार को तब्दील कर दिया। ठीक है। अच्छा, इन लोगों का चौधरी परवेज लाही के खिलाफ खड़ा होना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा। ये मैं आपको बताऊं, हाँ। क्योंकि इनमें से बेशतर वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग काफ की कैबिनेट में चौधरी परवेज लाही के जब वज़ीर थे उसमें रहे हैं, और मुस्लिम लीग काफ से ये PTI के अंदर आए थे। तो पुराने ताल्लुकात, वज़ादारी, बरादरियां, ये जो सारी चीजें हैं, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने एक समझौता तो किया है। अच्छा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा समझौता किया। देखिए, अगर पावर पॉलिटिक्स को देखेंगे, हाँ। जहां वो 3 बड़े प्लेयर मरियम, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और अपना जरदारी साहब, हाँ, वो हर सूरत में, बल्कि आप समझिए कि नुक्ता अख्ताम पे पहुंच चुके थे इमरान खान को निकालने के लिए। तो फिर ऐसे मौके पे अगर उन्होंने ये जुआ खेला है तो पावर पॉलिटिक्स में तो जायज है। बिल्कुल ऐसे ही है। अखलाक साहब, आपसे जानना चाहूंगी कल की क्या सूरत हाल रही है। अब जो हमें देख रहे हैं शायद उनको थोड़ी बहुत चीजें नॉलेज में ना भी हो। अब ये आपने हमें बताना है, कल सियासी एक मंजरनामा था पंजाब में चला हुआ था, हलचल मची हुई थी, क्या रही कल की सूरत हाल? अच्छा, ये जब से ये एपिसोड चल रहा है ना, हाँ। तो उसमें ये है कि हर घंटे बाद सूरत हाल जो है ना वो पल पल बदल चेंज होती जा रही, ठीक चेंज है, होती जा रही है। और
और हर एक जो प्लेयर्स हैं हाँ। जो इस वक्त मद्दे मुकाबल भी हैं, वो अपने अपने कार्ड जो है ना वो शो खेल करा रहे रहे हैं। हैं, ठीक है। कल परसों जब मुस्लिम लीग काफ की मुस्लिम लीग नून के वफ्द के साथ जो इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, उसको बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जा रहा था, और उससे अगले ही दिन पंजाब असम्बली में बाकायदा तौर पर तरीके अदम एतमाद जमा करवाएगी, बिल्कुल। और उसमें चौधरी बरादरान से वो मामला तय हो चुके हुए थे, जिसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब का जो ऑफर था वो चौधरी बरादरान को दिया गया था, चौधरी परवेज़ लाई को। तो इस हवाले से ये कल का जो दिन था उसमें अनाउंसमेंट होनी बाकी थी, और इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ की जानिब से गारंटी दी गई थी कि हम आपके साथ ही, आप मुत्तहदा अपोजिशन के साथ ही चलेंगे। तो कल का दिन जो था वो कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग काफ भी जो है वो ऐलान करेगी, जैसे कि आपने देखा बाप पार्टी ने अनाउंस किया। तो इस हवाले से जब चौधरी परवेज़ लाई को थोड़ा सा ना इनके साथ कंफर्टेबल नहीं थे नून लीग के साथ, अच्छा। उसकी वजह ये थी कि जिस तरीके से वो खेलना चाहते हैं या जिस तरीके से वो खेलते हैं, वो मुस्लिम लीग नून के रहते हुए बड़ा प्रॉब्लम वाली थी, क्योंकि एक तो अगर ये वज़ीर-ए-आला बन जाते तो साथ ही जो सीनियर वजीर था वो मुस्लिम लीग नून से होना था, और जो स्पीकर है वो भी उसका तल्लुक भी नून लीग से होना था। अच्छा। और इसी तरह जो है वो चीफ सेक्रेटरी चूंकि की रोल अदा करता है किसी भी सूबे का, तो उस हवाले से हो सकता था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना कोई चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्जी का पसंद लगाती, तो चौधरी बरादरान जो थे वो इस हवाले से ना गुमगू का शिकार थे। अच्छा। और जब मोना सलाई ने चौधरी परवेज़ लाई से ये तमाम बातें डिस्कस की, और ये खानदान से अलहदा इनकी आपस की जो मुशावरत थी वो थी बाप बेटे की, तो उसमें यह तय हुआ कि मेरे पास कार्ड्स मौजूद है, मुझे ऑफर आ चुकी है, तो वो प्राइम मिनिस्टर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो इसमें दोनों ने जो फैमिली थी उसको भी एतमाद में नहीं लिया था, ठीक है। ये दोनों फिर जब गए हैं वहाँ पर मामला तय हुए। जब टीवी पर जब टिकट्स वगैरह चले तब लोगों को मालूम हुआ कि ये सूरत हाल ये मीटिंग भी होगी। अच्छा। अब प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा अच्छा कार्ड जो है ना वो बड़ी अच्छी मूव की है, क्योंकि जो चौधरी परवेज़ लाई हैं वो सियासी जोड़ तोड़ के माहिर माने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ये माना जाता है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर पंजाब में डिलीवर करके दिखाया है। हाँ जी। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यही आ रही थी कि पंजाब में डिलीवरेंस जो है ना वो उस्मान बुज़दार साहब की इतनी ऐसी नहीं है। तो इस लिहाज से ये भी एक बात थी। दूसरा जो है, अब जो इमरान खान साहब ने नामजद तो कर दिया है, अब सबसे बड़ा इम्तिहान चौधरी परवेज़ लाई का ये होगा कि वो इस हवाले से जो है वो इत्मीनान का वोट भी लें, और वो जो वोट है वो उनको पूरा किया जाए। मेरी जो इतलात हैं वो मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा अपोजिशन ने रात को ये फैसला कर लिया है कि इत्मीनान के वोट पर मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना उम्मीदवार जो है वो भी सामने लाएगी। अच्छा, ठीक है। इस हवाले से मुकम्मल फैसला हो चुका है, मतलब उन्होंने अपनी पॉलिसी जो है वो देख ली है। सलमान साहब, आपको क्या लगता है इत्मीनान के जो वोट है वो पूरे कर पाएंगे परवेज़ लाई साहब? मेरा ख्याल है सब कुछ होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, बाकी सारी होमवर्क पीछे से करके आए हैं, सब बातें बाकी। देखिए मैं आपको बताऊं, एक और बड़ा झटका मुस्लिम लीग नून को आने वाले दिनों में लगने लगा है कि पीपल्स पार्टी जो है जी पंजाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के मुकाबले में काफ लीग की चौधरी परवेज़ लाई की हिमायत करेगी। ओके। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये आसिफ अली जरदारी ही हैं जो हर सूरत में पंजाब में परवेज़ लाई को वज़ीर-ए-आला बनाना चाहते थे। अच्छा। आपको याद होगा कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को बहुत पहले कहा था कि तब्दीली का आगाज पंजाब से किया जाए और मुस्लिम लीग काफ के परवेज़ लाई को वज़ीर-ए-आला बनाया जाए, और नामजद भी किया कि वही वज़ीर-ए-आला होंगे। और ये जो पीछे बातचीत चल रही थी जिसका भी अखलाक साहब ने जिक्र किया है कि मुस्लिम लीग नून राजी हो गई थी काफी हद तक 6 माह के लिए, जी जी। उसके ऊपर उस पर भी आसिफ अली जरदारी ने रोल प्ले किया। ठीक है। इसलिए ये कहना कि जी आसिफ अली जरदारी जो है वो चौधरी बरादरान के मुकाबले में अलीम खान को या मुस्लिम लीग के किसी नामजद करदा फर्द को वोट देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो दूसरा झटका जो है तो ये होगा कि पीपल्स पार्टी, और फिर आप देखिएगा कि उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी का और PMLN का डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा, फिर आपस में मतलब ये जो PDM है ये दोबारा से कह सकते हैं कि तहलील होने वाली है। PDM तो खैर पहले ही तहलील हो गई क्योंकि ANP पीपल्स पार्टी निकल गई, लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी का और PMLN का रोमांस है ये भी जल्द खत्म हो जाएगा। और आपको याद है ख्वाजा आसिफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को बावर करवाया था कि आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत से जरा बच के रहे, उससे हमें कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, वो किसी और का कार्ड खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है देखिए तरीन ग्रुप जो है ना जी, इनमें से भी बेशतर लोग जो है ना वो चौधरी बरादरान के पहले से राब्ते में है। ठीक है। क्योंकि जिस वक्त ये चौधरी बरादरान को पता था कि या तो हमें वजारत आला मिलनी है PTI से या हमें वजारत आला मिलनी है नून लीग से,
उससे नीचे तो उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं करना था ना। उस दोनों सूरतों में उन्होंने अपना पहले से होमवर्क मुकम्मल किया हुआ था। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक मुकाबला होगा तो अलीम खान के बारे में, जैसे कल जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि हम अलीम खान को नामजद कर सकते हैं, तो देखना होगा कि उनमें से कितने लोग जो है उसके साथ जाते हैं। क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये है कि कल जो ओन चौधरी साहब हैं उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को फ़ोन करके मुबारकबाद दी है और कहा है कि जनाब हम आपको हमायत भी करेंगे, लेकिन फाइनल फैसला जो है वो वहाँ से जहांगीर तरीन करेंगे। तो मेरा मतलब है कि लगता ही है कि कुछ होमवर्क हो चुका है और परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने की जो ख्वाहिश थी बहुत से लोगों की, तो वो भी पूरी हो जाएगी, मामला हल हो जाएगा। PMLN को बतौर अपोजिशन, और वैसे मैं आपको बताऊं PMLN के लिए अच्छा है, उसकी वजह यह है कि अगला साल 1.5 साल जो है ना वो कोई अच्छी पॉलिटिक्स नहीं है। माशी सूरत हाल में नया बजट आना है, हालात बड़े ख़राब होने हैं। अगर वो हुकूमत का हिस्सा बन जाते तो सारी बदनामी जो है ना फिर वो उनके खाते में पड़नी थी। अब वो अपने आप को पीछे अपोजिशन का रोल प्ले करके इंटेक्ट कर सकते हैं, अगले इलेक्शन में वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं अगर PMLN तकसीम ना हुई। क्योंकि ये खतरा मौजूद है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो सियासी डकैती जो है वो जरूर करेंगे, दरार जरूर डालेंगे, कमजोर जरूर करेंगे, कुछ लोगों को जरूर तोड़ेंगे। क्योंकि देखिए ना वो चौधरी परवेज़ धड़े बनने वाले हैं, ये बन चुके हैं ऑलरेडी, पहले से भी मौजूद है। लेकिन अब ये कल जो 7 अरकान है, जो अंसारी ग्रुप है, शरकपुरी साहब है, इन्होंने तो हमायत का ऐलान कर दिया ना कल परवेज़ इलाही की, और कहा है कि 15 लोग और हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या वाकई कोई मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई दरार मजीद पड़ती है या नहीं पड़ती। अगर पड़ती है तो इसका मतलब है फिर मुस्लिम लीग को एक टफ टाइम जो है ना पंजाब में परवेज़ इलाही साहब देंगे। वफाक में इमरान खान होंगे तो पीछे ये होंगे। और जो वफाक की जो सूरत हाल है उसमें जो तहरीक एतमाद का मामला था, मेरा ख्याल ये है कि अगर आज MKM ऑफिशियली अनाउंस कर दे, जो कि कहा जा रहा है कि मामलात रात गए तय हो गए हैं, तो फिर उसके बाद वफाक का मामला भी ठंडा हो जाएगा। मतलब वफाक में हुकूमत बचा लेंगे इमरान खान साहब। मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का मकसद यही था। और अगर वो होमवर्क ना होता और इस तरह की कोई यकीन दहानियां ना होती तो फिर ये चीजें कहां से चलती, एक बात। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी एक बात की बड़ी अच्छी तरह एहसास है कि इस वक्त किसी किस्म का पॉलिटिकल एडवेंचर जो है ना वो मुल्क के मफाद में नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, कंटिन्यूशन चाहिए आपको, तसलसल चाहिए चीज़ों को। अगर मिसाल के तौर पे आज इमरान खान को निकाल दें वफाक से, तो कल ये जो सारी अपोजिशन का भांत भांत की बोलियां बोलने वाले लोग हैं, ये कैसे हुकूमत चलाएंगे, कैसे जो माशी सूरत हाल को ठीक कर सकेंगे। तो खुद मेरे साथ खुरम दस्तगीर साहब एक TV प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा कि हमसे तो हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल होगा और हम चाहेंगे कि अगर कोई तब्दीली आती है तो फौरी तौर पे नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो बड़े मसाइल हैं, अगर वो तरीके में तमाद कामयाब भी हो जाए तो इतना आसान नहीं है हुकूमत बनाना और हुकूमत चलाना दोनों सूरतों में। मुझे अखलाक साहब आप मुझे बताइए, जैसे मुस्लिम लीग नून के हवाले से सलमान साहब बात करें कि उसके अंदर भी कुछ टफ टाइम देने वाले ऑपोजिशन भी उनके अंदर से निकलने वाली है, तो इस हवाले से कोई आपके पास जराए ने कुछ बताया, कोई चीजें हो? अच्छा, ये पिछले 3 साल से ऐसी बातें आती रही हैं, लेकिन ना उनके जो फॉरवर्ड ब्लॉक या जिसको आप कह सकते हैं कि जो मुनहरफ अरकान है नून लीग के, वो ऑलरेडी पहले ही 5 हैं। अच्छा। 6 थे, एक सीट नून लीग ने वो खाने वाली अपनी वापस ले ली, और ये 5 लोग हैं, और ये 5 हैं एक पहले दिन से लेकर अब तक। और इनके दावे भी आपको फैजुल हसन चौहान की याद होगी स्टेटमेंट के हमारे साथ 43 के करीब जो है मुस्लिम लीग नून के लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, जो किसी भी वक्त जो है वो नून लीग से लदा हो सकते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन वो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और दूसरी बात जो है, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हालत, उस हवाले से जहांगीर तरीन से रात का जो साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार के रब्ता हुआ है, उसमें कहा जा रहा है, ज़राए का दावा है कि उसमें काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है। तो उसी बुनियाद पर जिसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि वो अपना वज़ीर आला का उम्मीदवार जो है वो देंगे। अच्छा। और इस हवाले से जो ना सिर्फ वो अपना उम्मीदवार दे रहे हैं, तो अब इसका 3 से 4 लोगों के नाम जो है वो ज़ेरे गर्दिश है। उसका पूरा फल अब किसके नाम निकलता है ये 1-2 रोज़ में पता चल जाएगा। जहाँ तक तहरीक इंसाफ के जो ग्रुप बंदी जिसका आपने भी जिक्र किया, तो उसमें तो वो बड़ी वाज़ह नज़र आ रही है। उसमें जब ये तरीन ग्रुप ने अपना अनाउंस किया था 16 से 18 इनके अपने MPS हैं, तो दूसरी जानिब जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो है वो 29 के करीब जो दावा है कि 29 के करीब जो तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान है वो उनसे राब्ते में है, जबकि 6 से 7 का जो दावा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इतना आसान नहीं होगा। जो टास्क चौधरी परवेज़ इलाही को दिया गया है वो इतना आसान भी नहीं होगा। अलबत्ता चौधरी परवेज़ इलाही ने ये तमाम चीज़ें, ये तमाम कैलकुलेशन की होंगी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने, हालांकि उनको प्लेट में रखकर जो है वो अपोजिशन
जो वजारत आला थी वो दे रही थी। अब चौधरी परवेज लाई साहब ने क्या कैलकुलेशन की है ये तो आने वाला वक्त ही लेकिन बताएगा। अखलाक साहब इस वक्त ना ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि चौधरी बरादरान की मुशावरत पे ही नून लीग ने जो है तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला के खिलाफ पेश की है। तो अब जो है काफ लीग जो है वो हुकूमत के साथ हो गई है, तो कोई नून लीगियों का कोई रिएक्शन आया है इसके ऊपर? वो रिएक्शन यही है कि क्योंकि उनकी कोई तैयारी नहीं थी, उन्होंने अपनी तैयारी जो है वो ये की थी कि चौधरी परवेज लाई को सीएम जो है वो बना दिया जाएगा। उसके बाद उनकी जो अपनी आपस में जो मनसब थे वो एक दूसरे को उन्होंने तकसीम करने का अमल जो है वो भी शुरू हो चुका था। अब जो अहम चीज़ होगी वो ये होगी कि जिस दिन चौधरी परवेज लाई इत्माद का वोट लेंगे उनके मुकाबल जो है वो मुतदा अपोजिशन का उम्मीदवार भी होगा। अब उस दिन जो नंबर गेम है ना वो पता नहीं, इससे पहले तो दावे तो उससे पहले जो है ना, उससे पहले मरकज के मामला तय हो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अभी परवेज लाई साहब कल तो सुबह नहीं हलफ उठाने लगे, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अभी तो उन्होंने इस्तीफा जो है बुज़दार साहब ने प्राइम मिनिस्टर को दिया ना जी, यहाँ तो थोड़ी आ गया स्पीकर, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो अभी तो पहले मरकज का मामला तय। ठीक है। अच्छा, अगर मरकज में इमरान खान बच जाते हैं तो फिर तो इसका मतलब है कि परवेज लाई साहब ने चीफ मिनिस्टर बनना ही बनना है, आप जो मर्जी कर लें। एक बात देखिए, असल में दो स्ट्रेटजीज थी इस वक्त अपोजिशन की। एक स्ट्रेटजी ये थी कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको इंटैक्ट रख के हुकूमत को मफलूज कर दिया जाए और हुकूमत की अददी तादाद खत्म कर दी जाए। अब उसमें GDA और PMLQ तो आ गए, MQM अगर आज आ जाती है जिनके बारे में कहा जा रहा है, तो फिर काफी हद तक सूरत हाल इत्तेहादी जमातों की वो अपोजिशन की जेब से निकल गई है। एक बात, ठीक है, वहां बाप पार्टी में भी जुबैदा जलाल जो है वो सपोर्ट कर रही हैं हुकूमत को। उसके बाद उनका दूसरा टारगेट ये था कि PTI का बागी ग्रुप, अच्छा, जिसके बारे में दावा किया जाता है 35 लोग हैं, 40 लोग हैं, कोई 15 कहता है, कोई 20 कहता है। अगर ये वाकई बागी ग्रुप है इतनी बड़ी तादाद में, तो फिर तो इत्तेहादियों की भी जरूरत नहीं है, फिर तो इमरान खान को वैसे ही घर चले जाना चाहिए। एक बात, लेकिन उनके ऊपर भी एक तलवार लटक दी है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, वो जो नाहिली 63A का जो तशरीह है, अब वो उस वक्त तक होती है नहीं होती है, लेकिन कम से कम एक बात तो उनको पता है कि हम अगर जाके वोट डालेंगे तो मिनिमम भी जो सजा हमारे लिए है वो D सीट तो होना है ना, कम से कम इस असेंबली से तो उनको D सीट होना है। बिल्कुल। तो जब वो ये देखेंगे कि सारी इत्तेहादी जमातें भी जो है ना पुरानी तनख्वाह पे जाके काम करने के लिए राजी हो गई हैं और लगता यह है कि इमरान खान साहब ने बचाने का कोई फैसला किसी ने कर लिया है, तो हमें क्या जरूरत है कि एक मौत के कुएं में जाके छलांग मारे। अब ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट भी क्या उससे पहले कोई फैसला कर सकेगी। अच्छा। देखिए ना, आज कल तहरीक में तमाद पेश होगी, अब ये जुमेरात से स्टार्ट होगा, 3 तारीख तक, ज्यादा से ज्यादा 3 तक ये सूरत हाल जो है जिसमें जाके काउंटिंग होनी है। अभी तो ये भी सवाल मैं आपके सामने उठाता हूँ, क्या तहरीक में तमाद वाले दिन काउंटिंग होगी भी या नहीं भी होगी। अच्छा। ये भी एक सवाल आ गया है कि क्या इसके हमें जाना चाहिए, क्योंकि अगर तहरीक में तमाद होती है और अपोजिशन नाकाम हो जाती है गिनती में, तो फिर आप याद रखिएगा कि अपोजिशन को इतना बड़ा सेटबैक मिलेगा और उसका इतना बूस्टअप PTI को मिलेगा, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। और अगर PTI लूज कर जाती है मिसाल के तौर पे काउंटिंग के अंदर, तो फिर तो अपोजिशन बूस्टअप हो गई ना। तो ये भी याद रखिएगा कि काउंटिंग होगी या नहीं, इस पे भी कल के फैसले के बाद जो मुस्लिम लीग काफ ने किया एक सवालिया निशान तो लगेगा। और कल आपने PDM का जलसा देखा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, काफी डाउन हुए हैं। उनको अंदाजा नहीं था कि काफ लीग जो है कोई ऐसा फैसला करने जा रही है। जैसे अखलाक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि तमाम तर मामला तो मुस्लिम लीग नून के साथ तय हो चुके थे और 6 माह की वजारत आला के ऊपर भी इत्तफाक हो गया था। और उसी शर्त पे कल पंजाब असम्बली में सुबह जो तहरीक में तमाद जमा करवाई थी, लेकिन आपको पता है ना कि आखिरी निशाना जो होता है वो जिसके पास होता है बस वही मारता है। तो आखिरी निशाना जो है वो PMLQ के पास था और उन्होंने PMLN को मारा है। लेकिन खबरें ये भी तो आ रही है सलमान साहब के तारिक बशीर चीमा साहब ने भी वजारत से जो है इस्तीफा दे दिया है। तारिक बशीर चीमा साहब के बारे में आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। अच्छा, तारिक बशीर चीमा वहीं जाएंगे जहां चौधरी बरादरान जाएंगे। उनकी हिस्ट्री है, ये उनकी हिस्ट्री है। ये चौधरी बरादरान में भी तो नहीं ना कोई देखिए चौधरी बरादरान में कैसे इख्तिलाफ होगा। खिलाफ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की पहले राउंड में कि जितना उनका कंफर्ट जोन चौधरी बरादरान का PTI के साथ हो सकता है ना, PMLN के साथ नहीं हो सकता। माजी में 2 दफा वज़ीर आला बनाने की जो पेशकश थी ना, उससे वादा खिलाफी की PMLN ने। और चौधरी बरादरान के साथ कोई एक सलूक नहीं है, कई सलूक हैं जिसकी एक पूरी हिस्ट्री है। इसलिए उनको तो सूट करता है कि PTI के साथ वो कंफर्ट जोन हो। देखिए अभी इस वक्त जब वो स्पीकर थे, 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां PMLQ का सिक्का चलता है। वहां किसकी पोस्टिंग होनी है, किसकी ट्रांसफर होनी है, क्या फंड जाने हैं, कहां जाने हैं, पंजाब असेंबली कैसे रन करनी है। मुस्लिम लीग काफी, लेकिन खबरें तो ये आ रही हैं चौधरी शुजात हुसैन भी नाराज है। सर ये गलत खबर है।
अच्छा, नाराज नहीं, क्यों नाराज हो? नाराज नहीं, इख्तिलाफ राय है, इख्तिलाफ राय है। चौधरी आपको याद होगा जब वो शहबाज शरीफ की जानिब से जो शहिया दिए जाने की खबरें थी, तो उसके बाद वो नाराजगी भी हुई। तो जब चौधरी शजात हुसैन को मालूम हुआ तो वो बकायदा तौर पर इस्लामाबाद में चौधरी वो साबिक सदर असरफ अली जरदारी से मिले भी थे। और हमारे जराये के मुताबिक ये जो मुलाकात थी और इसमें जो चौधरी शजात हुसैन थे, उस वक्त उन्होंने दोबारा जाके सेटलमेंट की थी अब मुंतज़ा अपोजिशन के साथ, तो उसमें वो गारंटर थे चौधरी शजात हुसैन। और इस हवाले से जो की रोल अदा करते रहे वो तारक बशीर चीमा थे और सालिक हुसैन थे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग मुस्लिम लीग काफ को जानते हैं जी, चौधरी परवेज इलाही कोई फैसला चौधरी शुजात की मर्जी के बगैर नहीं करते। ये वैसे ही है जैसे नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का मामला है, और नवाज शरीफ ही फाइनल अथॉरिटी समझे जाते हैं। देखिए ये कैसे मुमकिन है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो खुद को वज़ीर आला नामजद करवा लें और वहाँ से अपने घर से उठ के बनी गाला जा रहे हो और चौधरी शुजात को उन्होंने इत्मीनान में ना लिया हो। कम अज़ कम मेरी अकल और मंतक ये बात नहीं मानती। एक बात, जिस तरह का उनका फैमिली बैकग्राउंड है। दूसरी बात यह है कि आप याद रखिए कि चौधरी बरादरान को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उनका शुरू से कंफर्ट जोन ये था कि हमें अगर चीफ मिनिस्ट्री मिलनी है तो उनकी पहली तरजीह जो है वो पीटीआई थी। और ये जो बाकी सारा उन्होंने अपोजिशन का रोल दिखाया है वो बेसिकली झटके मारने के लिए दिखाया था कि पीटीआई को झटके लगते रहे, और आखिरी लम्हे में जैसे अखलाक साहब ने कहा कि हर चीज तय हो चुकी थी, तो पीटीआई को होश आई कि अगर अब हमने देर कर दी तो ये ट्रेन मिस हो जाएगी। इसी वजह से फिर वो फैसला जो है वो हमने देखा है जो इस वक्त आया। तो पीएमएलक्यू में कोई बड़े इख्तिलाफात नहीं है, मेरी जाती राय है। सलमान साहब, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, अभी ये भी बताया जा रहा है कि जब तमाम तर जो चौधरी बरादरान के मामलात है वो मोने सिलाई वगैरह के हाथ में दे दिए गए, तो इसका मतलब अब नई नस्ल जो है वो फैसले किया करेगी। देखिए पॉलिटिक्स में तो अब नई नस्ल आ गई है, ठीक है, यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुकाबले में हमजा शहबाज और मरियम बहुत एक्टिव है। उधर बिलावल साहब, फिर आसफा भुट्टो भी तैयार हो रही हैं। फजलुर रहमान के मुकाबले में उनका बेटा असद मुफ्ती जो है वो आगे आ गया है। यहाँ मुनस इलाही जो है वो बड़े प्रोएक्टिव हो गए हैं। तो हमारी जो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, जो फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स है, माशाल्लाह अभी तो हमने जुनैद सफदर को भी तैयार करवा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है, आने वाले दिनों में इन्हीं के कंट्रोल में रहेंगी। और यही लोग हैं, फिर ये नौजवान है, एक्टिव है, बाप जो है इन्हीं की बुनियाद पे आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आने वाले दिनों में सलमान साहब, आने वाले दिनों में देखते हैं कि अब ये सियासत का जो खेल है ये किस रुख को जाता है। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार है, और अखलाक अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया था, नुमाइंदा लाहौर न्यूज। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और डिटेल में हमने जनाब सियासत में क्या हलचल मची हुई है उस बारे में बात की है। यहाँ पे एक वक्त छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब हमने बात करनी है कुछ पाकिस्तान के टैलेंट के हवाले से, और जिस तरह मैं कहती रहती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और ऐसा ऐसा टैलेंट हमारे सामने आ रहा होता है कि हम खुद हैरान रह जाते हैं कि क्या ये पाकिस्तानी बच्चे ही हैं। और जैसे मैंने बच्चों की बात की है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इस वक्त मेरे साथ दो ऐसे ही बच्चे मौजूद हैं जनाब की, जिनकी जितनी तारीफ की जाए मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि उनकी उम्रें तो बहुत कम है लेकिन उनकी जो तारीफें हैं या उनके जो एजाज़ात हैं वो बहुत बड़े हैं, और बड़ों के मुकाबले में वो लोग काम कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हुरैन चौहान मौजूद हैं, जो 6 साल की हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, कई कमर्शियल जो है उनमें आपने उनको देखा होगा, फोटोशूट्स उन्होंने किया, इवन के वो मेकअप में भी महारत हासिल रखती हैं। बिल्कुल छोटी सी हैं लेकिन इतनी खूबसूरत है। और उनके साथ आज हमें ज्वाइन किया है अनाया डार है, और वो भी जनाब बहुत ही टैलेंटेड हैं, और रिसेंटली उन्होंने अबू धाबी में इंटरनेशनल जुट्सो मुकाबलों में जो है वो एजाज़ हासिल किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना जनाब पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, वो चाहे पाकिस्तान में रहते हुए हो या फिर इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना हो, तो वो पीछे नहीं है किसी से भी। तो आज ये दो नन्ही मुन्नी सी परियां हैं जिनसे मैंने आपकी मुलाकात करवानी है, बहुत ही खूबसूरत सी हैं। हुरैन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। हुरैन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है आप? वाओ, बड़ी अच्छी आपने ग्लासेस लगाई हुई हैं, वेरी गुड। और हमारे साथ जनाब अनाया डार भी मौजूद है। अनाया कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ठीक है आप? ठीक ठाक है? नींद पूरी हो गई है?
नहीं, नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि अभी कल ही जो है अनाया फ्लाइट से जो है वो लाहौर पहुंची हैं और आज सुबह उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए अनाया, कैसा रहा आपका कंपटीशन वहाँ पर? बहुत अच्छा कंपटीशन। बहुत अच्छा कंपटीशन रहा। कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे? बाकी भी और इतने सारे बच्चे होंगे, उनसे जो है आपने कंपटीशन लड़ा, उनको शिकस्त दी और गोल्ड मेडल हासिल किया। कैसा रहा? कैसी फीलिंग्स थी? बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, मैं बहुत खुशी हुई थी। बहुत खुश हुई हैं आप। हुरैन, आप मुझे बताइए, आप बिल्कुल बहुत छोटी हैं, आप 6 साल की हैं और इतना बड़ा आपने नाम बना लिया। आप एक्टिंग भी करती हैं, आप कमर्शियल्स भी करती हैं, आप मॉडलिंग भी करती हैं, इतना सारा कुछ कैसे कर लेती हैं? ऐसे कैसे? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन सबसे ज्यादा मजा किस में आता है आपको? एड्स में ज्यादा। एड्स में मजा आता है, हाँ। और कब से कर रही हैं हुरैन आप? मैं 2 मंथ से। 2 मंथ से कर रही हैं, वाह। और इतनी जल्दी आपने जो है इतना सब कुछ कर लिया है, तो किसने ज्यादा इंसिस्ट किसने किया, मामा ने या बाबा ने, कि आप इधर जाओ, कमर्शियल्स करो, मॉडलिंग करो? बाबा ने ज्यादा किया है। अच्छा, बाबा ने ज्यादा किया है। और अनाया, आप मुझे बताइए, जब गोल्ड मेडल आप लेके वापस आई हैं, बहुत सारे मेहमान होंगे घर में जिन्होंने आपको अप्रिशिएट किया होगा, है ना? क्या क्या बना था कल घर पे? मजे मजे की चीजें बनी थी आपके लिए? गिफ्ट्स लेकर मैंने खाई नहीं खाई? क्यों? खाना नहीं था। नहीं खाना था? क्यों, मना किया हुआ है? नहीं, मुझे खाना नहीं था। खाना ही नहीं था। अच्छा जी, तो कैसा अब उससे पहले आप जो है घुड़दौड़ भी उसमें भी करती हैं, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस आपका रहता है? उसका भी बहुत अच्छा। घोड़ों से आपकी बड़ी दोस्ती है ना, लास्ट टाइम हमने बात की थी ना। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वो भी बहुत अच्छा रहा। मैं जब वहाँ गई थी, वहाँ पर हम लोग डेजर्ट सवारी गए थे। ओके। वहाँ पर घोड़े पे मैंने बैठ गई थी। अच्छा, बैठी आप वहाँ पे, उससे आपने फ्रेंडशिप की? वैसे भी आपको पता है कि किस तरह हम लोगों ने जो है हॉर्सेस से फ्रेंडशिप करनी है। तो मुझे अनाया आप बताइए, आप कब से जो है कॉम्पिटिशन्स कर रही हैं? कितने साल हो गए? मुझे 3 इयर्स हो गए हैं। 3 इयर्स हो गए, ओके। 3 इयर्स हो गए मुझे हॉर्स राइडिंग पे, और 1 मंथ हो गया मुझे MMA। ये करते हुए, ओके, ठीक है। तो मुझे हुरैन आप बताइए, आपके घर में क्या रूटीन होती है? स्कूल जाती हैं आप? नहीं, अभी होम ट्यूशन। अभी स्कूल नहीं जाती हैं आप? क्यों? वैसे ही स्कूल ही नहीं जाती हैं आप? घर पे क्या करती हैं? मुझे अप्रैल से शुरू करना है। क्या करना है? अप्रैल से शुरू करना है, ओके। तो आप घर पे क्या करती हैं आप सारा दिन? खाती पीती हैं, सोती हैं, बस ये करती हैं? नहीं, मेरी 3 o'clock टीचर आ जाती है। ओके। आज वो 5 o'clock आएंगे। अच्छा। आज मैं जा रही हूँ। अच्छा, कहाँ जा रही हैं आज आप? और बाद में थोड़ा सा जब टीचर जाते हैं उसके बाद होमवर्क कर लेती हूँ। थोड़ा सा खेल लेती हूँ। ठीक है। मोबाइल यूज कर लेती हूँ। मोबाइल भी यूज करती हैं? वाह, क्या करती हैं मोबाइल पे आप? कार्टून देखती हूँ। कार्टून देख लेती हैं, ओके। उसके बाद सो जाती हैं। नहीं, खाना खा के सो जाती हैं। ठीक है, खाना खा के सो जाती हैं। तो ज्यादा खाने में क्या पसंद है रहन आपको? मुझे मैक्रोनी पसंद है। आइसक्रीम पसंद है? आइसक्रीम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ज्यादा पसंद है। कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको? मुझे चॉकलेट नहीं, मुझे मैंगो ज्यादा पसंद है ना? आपको पसंद है चमन की आइसक्रीम? ओके। आपको पसंद है? मुझे चॉकलेट, हाँ, और वनीला फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और खाने में क्या पसंद है? जैसे हुरैन को मैक्रोनी पसंद है, आपको क्या पसंद है? मुझे जंक फूड पे पिज्जा पसंद है, और हेल्दी फूड पसंद है। तो मना नहीं करती मामा के नहीं, बाहर का फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, बर्गर पिज्जा वगैरह नहीं खाना? मैं कभी कभी खा लेती है, छुप के खा लेती है मामा से। ये पकड़ी गई है आप अनाया, आप खा लेती है ना? अच्छा, तो हुरैन, घर में सबसे ज्यादा किससे आप लड़ती हैं? लड़ाई होती है? बहन भाइयों से लड़ाई होती है? नहीं होती? तो ज्यादा ही लड़ते, लेकिन मेरी फुफा है जो उनका बेटा है, वो मेरे से बहुत लड़ता है। क्यों लड़ता है आपसे? वो छोटा सारा, अच्छा, इतने बाल खींचते हैं, ऊपर बैठ के जंप करता। अच्छा, तो आप उसको मारती हैं? नहीं, मैं नहीं मारती। नहीं मारती आप? प्यार करती हैं उससे?
वो बहुत क्यूट सा है। बहुत क्यूट सा है। अच्छा, तो आपके ड्रेसेस कौन सेलेक्ट करता है? बहुत खूबसूरत ड्रेस आपने पहना, वह प्रिटी। हाँ, पीछे जो मेरा अखरोट के शूट था, उनके ड्रेस बहुत प्यारे। अच्छा, बहुत प्यारे थे। अभी तक कितने आप शूट्स कर चुकी हैं? मैं कोई बहुत ज्यादा कर चुकी हूँ। बहुत ज्यादा? कितने ज्यादा? थोड़े थोड़े नाम बता देती हूँ, मुझे थोड़े याद है। हाँ जरूर, जो आपको याद है वो बता दे। मैंने पिंक पेटल का किया हुआ है। ओके, मिनी माइनर का, ठीक है। इंजन ब्रांड का, रियलिटी का, ठीक और ठीक है। मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आप काम कर चुकी हैं। और कौन कौन से एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं आप? मैंने सामिया भट्ट के साथ किया हुआ है, और मैम शेरात के साथ। अच्छा जी। और माया अली के साथ। तो सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया काम और करने में? उनके साथ किया हुआ है इमरान असलम। अच्छा, तो एक सबसे ज्यादा किसके साथ मजा आया करने में काम? एक मिनट, 2 और एक्टर्स के साथ। अच्छा, 2 और एक्टर्स के साथ कर सके। किसके साथ कर चुकी है? मरियम आपा के साथ ओके, और तारिक जमील के साथ। ठीक है जी। मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आप काम कर चुकी हैं। वाओ। तो अनाया, आप मुझे बताइए कि आगे आपका क्या प्लान है? प्रैक्टिस कितनी देर करती हैं आप इन सारी चीज़ों की? बहुत हैक्टिक नहीं हो जाता आपके लिए, है ना? कैसे मैनेज करती हैं? मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। अच्छा, 6 बजे नहीं, 6 बजे मामा उठती हैं। ओके। वो मेरा सारा बैग पैक कर देती हैं। ओके, फिर मुझे 7 बजे आके उठाती हैं। अच्छा, आप उठ जाती हैं, आराम से उठ जाती हैं कि पहले करती हैं नहीं मामा मैंने नहीं कभी उठना? कभी जब ज्यादा नींद आ रही होती है, जब मैं कहती हूँ नहीं मैंने नहीं जाना आज। अच्छा, सुबह मैं 7 बजे उठ जाती हूँ। ठीक है। 7 बजे उठ के मैं मुँह हाथ धोती हूँ और स्कूल चली जाती हूँ। ठीक है। स्कूल के बाद मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं अनाया? 2 क्लास में पढ़ती हैं। ओके, फिर क्या करती हैं आप? मैं फिर अपने घर जाती हूँ। ओके, घर जाती हूँ, सामने कारी साहब बैठे होते हैं। अच्छा, सामने बैठे हुए होते हैं। ठीक है। तो कारी साहब के बाद में जैसे पढ़ रही होती हूँ, सर आ जाता है। अच्छा, सर भी आ जाते हैं। सर- आपको टाइम नहीं मिलता किसी चीज के भी लिए? फिर सर से पढ़ती हूँ। सर के बाद मैं चली जाती हूँ हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग के बाद मैं घर नहीं आती वापस। घर नहीं आती? फिर क्या करती है? मैं फिर MMA की क्लास अटेंड करती हूँ, BJJ की क्लास अटेंड करती हूँ। ठीक है। फिर मैं कहीं से घर जाती हूँ। अच्छा। खाना खाती हूँ और सोती हूँ। ओ, मतलब पूरा दिन आप इतना ज्यादा काम करती हैं और छुट्टी नहीं मिलती आपको किसी दिन? संडे को मिलती है। सिर्फ संडे को छुट्टी मिलती है? संडे को जब छुट्टी मिलती है, मैं कोई अपनी घर पे फिजिकल क्या एक्टिविटी करती हैं? जैसे पेंटिंग, साइकिलिंग और बेकिंग भी। बेकिंग में? अच्छा, बेकिंग में भी इंटरेस्ट है? थोड़ी सी कर लेती हैं। मैं भी आपसे पूछती हूँ कि क्या बेकिंग में आप करती हैं। मुझे आप बताइए, हो रहा है ना आपकी कोई एक्टिविटीज होती हैं घर में? पेंटिंग, जैसे अनाया कह रही है पेंटिंग, साइकिलिंग या कुछ और, बेकिंग वगैरह? नहीं, मैं थोड़ा सा प्ले कर लेती हूँ। क्या प्ले कर लेती हैं आप? मैं अपने डॉल हाउस से खेल ओह वाह, डॉल हाउस से खेलती हैं। आपकी जैसी छोटी छोटी डॉल्स होंगी है ना? नहीं, बड़ी बड़ी डॉल्स हैं। बड़ी बड़ी डॉल्स हैं? अच्छा, मेरे जितनी है? नहीं। ठीक है। जो नॉर्मल जैसे की डॉल नहीं होती, वो वाली डॉल्स है। और फिर मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। थोड़ा सा खा लेती है? थोड़ा सा ही खाती हूँ। मुझे ठीक इतनी है। भूख नहीं लगती। मम्मा लंच में फ्राइज दे देती है। अच्छा। और कभी जब मैंने फ्राइज नहीं खाने हो तो मम्मा सैंडविच दे देती हैं। ओके। सुबह उठ के मैं सबसे पहले ब्रश करती हूँ जब मैंने शूट पे जाना होता है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी उसके गुड। बाद मैं नीचे जाती हूँ ना, हम लोग ऊपर सोते हैं, तो मैं नीचे जाती हूँ। नीचे आके ब्रश मुँह हाथ धो के मैं अंदर जाती हूँ कमरे ठीक है। में। फिर सबसे सलाम करके और फिर मैं जब ब्रेकफास्ट आया होता है ना, तो ब्रेकफास्ट करके फिर ऊपर चली जाती हूँ थोड़ी देर। मेरी चॉकलेट्स पड़ी होती हैं। अच्छा। सुबह सुबह चॉकलेट्स खा लेती हैं आप? कौन सी चॉकलेट ज्यादा पसंद है आपको? मुझे ट्विस्टो पसंद है। अनाया, आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है? किटकैट पसंद है। खा लेती हैं? मना करती नहीं मामा के टीथ खराब हो जाएंगी, कैविटी लग जाएगी? आजकल से तो मैं खा ही नहीं रही। क्यों? घर पे आएगी तो खाऊंगी। अच्छा जी, ये मैं अनाया की मामा को कहती हूँ उसको लेके दे, घर पे लेके दे। उन्होंने शिकायत कर दी है कि घर पे आएगी तो वो खाएगी ना। तो आपके बाबा लाके दे देते हैं या नहीं कहते कि
टीथ में कैविटी लग जाएगी? नहीं, मैं भी मतलब थोड़ी थोड़ी दिन बाद थोड़ी सी खा लेती हैं? कल भी जब मैं आ रही थी तब भी मैंने खाई थी। अच्छा, खाई थी। और भी हुरैन आपके बहन भाई हैं? हम लोग 2 बहनें हैं। 2 बहनें हैं। वो आपसे छोटी है बड़ी है? मेरे से छोटी। आपसे छोटी है, तो आप उनसे प्यार करती हो या लड़ाई करती हो? प्यार करती हूँ। ठीक है, प्यार करती है। कल हम लोग मार्केट गए हुए थे। हाँ, और उसने हमें इतना तंग किया, बहुत तंग किया उसने। अच्छा, वो जैसे कि फ्लोर नहीं, उसमें लेट जाते हैं। अच्छा, क्यों जिद करती है मुझे ये चीज लेके दे? फिर उसने ना ब्लॉक्स पकड़े हुए थे, हम लोग टॉय शॉप पे गए हाँ, थे। उसने ब्लॉक्स पकड़े हुए थे, कहती है मुझे ये ही चाहिए, मैग्नेट वाले थे। हाँ, मैग्नेट वाले ब्लॉक्स थे, और वो कहती है मुझे ये चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जाना घर। ना, फिर बाबा ने लेके दी, मामा ने लेके दी उसको ब्लॉक्स के? नहीं लेके दिए। फिर मुझे एक पानी की जैसे कि बोतल ही होती, वो वाली पसंद आई थी, पिंक कलर की थी, छोटी सारी थी। ठीक है। हाँ, मैंने बोली। अच्छा जी, आपने भी फिर शॉपिंग की अच्छी खासी। हमारे साथ जनाब हुरैन चौहान हमारे साथ मौजूद थी और अनाया डार है, बहुत ही खूबसूरत थी, छोटी छोटी सी बच्चियां थी और बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। थैंक यू सो मच अनाया, आपका भी और हुरैन आपका भी बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई हैं। और जनाब ये टैलेंटेड बच्चे हमारे पास मौजूद थे और पाकिस्तान का असासा है और आगे बढ़ के इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। अनाया तो इस वक्त कर रही है और हुरैन भी जो है शोबिज़ इंडस्ट्री में अपना नाम बनाती जा रही है। अब मुझे आपने इजाज़त देनी है।